नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम के भाषण के बाद राहुल गांधी का तीखा हमला। बोले, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए गए भाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक्स पर सवाल करते हुए लिखा कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी प्रमुख नरवणे की किताब के उस अंश को लेकर पीएम पर तंज कसा जिसमें 2020 भारत और चीन संघर्ष के दौरान उन्हें कहा गया था कि जो उचित समझो वह करो। राहुल ने आगे लिखा कि खैर जो उचित समझा वही किया। पीएम मोदी के भाषण के दौरान राज्यसभा में हंगामा। विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए किया वॉकआउट। राज्यसभा में गूंजा विपक्ष के नेता को बोलने दो का नारा। पीएम मोदी बोले, भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। पीएम मोदी का टीएमसी पर घुसपैठियों को लेकर तीखा हमला। राष्ट्रपति के अभिभाषण से दूर रहने को लेकर आलोचना झेल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच उनका भाषण हुआ। विपक्षी सांसद विपक्ष के नेता को बोलने दो और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे और कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यह विवाद लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने न दिए जाने से जुड़ा है। राहुल पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से 2020 के भारत और चीन सीमा विवाद से जुड़े हिस्से को पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने संसदीय नियमों का हवाला देकर इसकी अनुमति नहीं दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और झुकाव भारत की तरफ है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना वह अब बदल रहा है। सारी घटनाओं का गैर राजनीतिक और निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करें तो झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र और विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त साझेदार बना है। हम कंधे से कंधा मिलाकर विश्व कल्याण में उचित भूमिका निभा रहे हैं। आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। व्यापार समझौतों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अनेक देशों के साथ भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में हमारी 9 बड़ी ट्रेड डील हुई हैं। इसमें मदर ऑफ ऑल डील्स भी है जो एक साथ 27 यूरोपीय देशों के साथ हुई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग थक गए या यहाँ से चले गए उन्हें कभी न कभी तो जवाब देना पड़ेगा कि देश की हालत कैसी थी, कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे पीछे चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा तक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए उस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अवैध घुसपैठियों के पक्ष में अदालतों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद अपने कामकाज को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्मम बताते हुए कहा कि वहां के लोग अंधकारमय भविष्य की ओर धकेले जा रहे हैं और सत्ता के अलावा सरकार को किसी की परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के समृद्ध देश अवैध नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ दल घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं, जिससे युवाओं और आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि देश का नौजवान ऐसे लोगों को कैसे माफ करेगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को विभाजनकारी बताते हुए लोकतंत्र बचाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताया। पीएम मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने की निंदा करते हुए इसे सिख समुदाय का अपमान बताया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें युवराज कहा और आरोप लगाया कि यह टिप्पणी अहंकार और शातिर सोच को दिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने वाले अन्य नेताओं को गद्दार नहीं कहा गया, लेकिन एक सिख सांसद को यह शब्द कहकर सिखों और उनके गुरुओं का अपमान किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ राजनीतिक विचारधारा बदलने से कोई गद्दार हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गद्दार जैसे शब्द बेहद गंभीर और किसी नागरिक के लिए इनका इस्तेमाल देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी सोच कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं था। प्रियंका गांधी
अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री सदन में आते तो विपक्ष की ओर से कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। इसके जवाब में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं और उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं थी। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि सरकार नेता प्रतिपक्ष को बोलने क्यों नहीं दे रही और बिना ठोस आधार के किसी सोर्स का उदाहरण देने से कैसे रोका जा सकता है। वहीं शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं और यह कहना कि उन्हें महिला सांसदों से खतरा था, महिलाओं के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण सोच दर्शाता है। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आरोप लगाया था कि स्पीकर कार्यालय से मीडिया में खबरें फैलवाई गईं कि महिला सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री पर हमले की योजना थी। उन्होंने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा कि मोदी सरकार उसके चापलूस पत्रकारों को देश की महिलाओं से, खासकर दलित महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली दंगा 2020 6 साल बाद सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के दौरान 23 वर्षीय मुस्लिम युवक फैजान की मौत के मामले में सीबीआई ने 6 साल बाद 2 दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। हालांकि इसमें हत्या की धारा 302 शामिल नहीं की गई। सीबीआई ने हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार और कांस्टेबल पवन यादव पर मारपीट और गैर इरादतन हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। यह घटना 24 फरवरी 2020 की है, जब फैजान अपनी मां को तलाशते हुए दंगों के बीच फंस गए थे। एक वायरल वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा फैजान और अन्य युवकों को पीटते और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते देखा गया था। हमले के बाद फैजान को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और फिर ज्योतिनगर पुलिस थाने में 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। अगले दिन रिहा होने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और 26 से 27 फरवरी की रात उनकी मौत हो गई। वहीं परिवार ने आरोप पत्र को अधूरा बताते हुए अदालत में चुनौती देने की बात कही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से नाराज किसान, 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ हड़ताल की घोषणा। कई किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की निंदा करते हुए मोदी सरकार पर साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। एसकेएम का आरोप है कि यह समझौता बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों की बाढ़ लाकर भारतीय किसानों को बर्बाद कर देगा। एसकेएम ने समझौते की कृषि से संबंधित शर्तों का विरोध करने के लिए 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ हड़ताल की घोषणा की। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसकेएम ने कहा कि वह मोदी सरकार द्वारा लोगों, खासकर किसानों के साथ किए गए धोखे की कड़ी निंदा करता है, जिसने अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव में आकर अमेरिकी सामानों पर 0% आयात शुल्क की अनुमति दी है। यह याद दिलाते हुए कि प्रधानमंत्री ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। एसकेएम ने आरोप लगाया कि मोदी अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फरमान के आगे झुक रहे हैं ताकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में बिना किसी रोक टोक के आने दिया जा सके। किसान इस ऐतिहासिक धोखे के लिए उनकी सरकार को माफ नहीं करेंगे। लोकसभा में पीएम मोदी की गैर हाजिरी पर प्रियंका गांधी का तंज। क्या एप्स्टीन फाइल से डर रही सरकार? संसद के बजट सत्र में गुरुवार को विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में अनुपस्थिति पर करारा तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्या सरकार एप्स्टीन फाइल से डर रही है या राहुल गांधी द्वारा किताब को कोट करने से या फिर भारत अमेरिका डील से, जो किसानों को नुकसान पहुंचाएगी। प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के राज्यसभा में राहुल गांधी को अबोध कहने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या किसी से इस तरह बात की जाती है, उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। बता दें कि यह विवाद तब और तेज हो गया जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का पहले से तय संबोधन बुधवार और गुरुवार को रद्द कर दिया गया। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बिना गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास कर दिया गया। लोकसभा में पीएम के भाषण बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास। सत्ता पक्ष ने पीएम की गैर मौजूदगी को सुरक्षा कारणों से जोड़ा। गुरुवार 5 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के कारण कामकाज लगभग ठप रहा।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी नारेबाजी के चलते बार बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि थोड़ी देर बाद सदन दोबारा बैठा और बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के ही बजट प्रस्ताव और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पीएम मोदी बुधवार को लोकसभा में नहीं आए, जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब उन्हें भेंट करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष ने पीएम की गैर मौजूदगी को सुरक्षा कारणों से जोड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामे और प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरने की आशंका के कारण उन्होंने पीएम मोदी को सदन में न आने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना से संसद और देश की गरिमा को नुकसान पहुंच सकता था, इसीलिए यह फैसला लिया गया। वेनेजुएला से तेल खरीदने पर बोला भारत आपूर्ति के लिए सभी व्यावसायिक विकल्पों पर विचार करने को तैयार। भारत ने रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिकी दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गुरुवार 5 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की सोर्सिंग में भारत का मुख्य फोकस देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में वाशिंगटन के उस दावे को लेकर यह बयान दिया जिसमें कहा गया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। जायसवाल ने कहा कि सरकार कई बार सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर चुकी है कि भारत की ऊर्जा नीति का केंद्र देश की विशाल आबादी की जरूरतें हैं। उन्होंने बताया कि भारत कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए सभी व्यावसायिक विकल्पों पर विचार करने को तैयार है, जिनमें वेनेजुएला भी शामिल है। बिहार चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने की नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और राज्य में नए चुनाव कराने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीजेआई सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने होने की संभावना है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौरतलब है कि जनसुराज पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। उसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अपनी याचिका में पार्टी ने बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करके मॉडल कोड का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिका में चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत राज्य में महिला वोटरों को सीधे पैसे ट्रांसफर करने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली में हाई लेवल बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। यह फैसला नई दिल्ली में हुई कांग्रेस की हाई लेवल बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका था, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने 213 और बीजेपी ने 77 सीटें हासिल की थीं। हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा की बहस फिर तेज। तमिलनाडु के मंत्री ने खड़ा किया विवाद। तमिलनाडु के कृषि मंत्री MRK पनीर सेल्वम के एक बयान से विधानसभा चुनाव से पहले हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा की बहस फिर तेज हो गई है। एक पब्लिक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से आए वे लोग जिन्होंने केवल हिंदी सीखी है, तमिलनाडु में सीमित नौकरी विकल्पों के कारण अक्सर कम वेतन वाले काम करते हैं, जबकि राज्य के छात्र तमिल और अंग्रेजी सीखकर विदेशों में बेहतर अवसर पा रहे हैं। इस बयान पर विपक्ष और अन्य राज्यों की पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे असंवेदनशील और विभाजनकारी बताया। विवाद बढ़ने पर सत्तारूढ़ DMK ने सफाई दी। पार्टी नेताओं ने कहा कि हर काम में गरिमा होती है और बयान का मकसद 2 भाषा नीति और अंग्रेजी के महत्व को समझाना था, न कि किसी समुदाय का अपमान करना। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और JDU नेताओं ने भी बयान की आलोचना की और प्रवासी मजदूरों के योगदान को अहम बताया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.